प्रिय विद्यार्थियों, इस चैनल में आप सबका स्वागत है। हम लोग गुरुत्वाकर्षण चैप्टर शुरू किए हैं फिजिक्स में। गुरुत्वाकर्षण चैप्टर का एक लेक्चर पूरा हुआ, आज दूसरा लेक्चर होगा। तो आज हम लोग को देखना है द्रव्यमान और भार में अंतर। इस भी एक क्वेश्चन पूछता है उपयोगी टॉपिक। तो द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, हम एक एक करके देखेंगे। द्रव्यमान क्या है, भार क्या है ना। तो हेडिंग हम लोग बनाएंगे द्रव्यमान और भार में अंतर। एक तरफ द्रव्यमान लिखे, दूसरी तरफ भार। द्रव्यमान क्या है, तो पहला पॉइंट लिखे द्रव्यमान में कि किसी पदार्थ में उपस्थित मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। किसी पदार्थ में जितनी मात्रा होती है पदार्थ की, वो कहलाता है उसका द्रव्यमान। इसे हम लोग m से सूचित करते हैं। ये हो गया द्रव्यमान। अब भार किसको कहेंगे कि पृथ्वी किसी वस्तु को जिस बल से अपनी ओर खींचती है, वही बल उस वस्तु का भार कहलाता है। मान ली कोई वस्तु है, तो पृथ्वी इसे जिस बल से खींचती है, वो बल इस वस्तु का क्या कहलाएगा, भार कहलाएगा। तो भार के लिए हम लोग लिखते हैं W से, और W बराबर होता है m इंटू जी, जहाँ m माने द्रव्यमान और g हो गया गुरुत्वीय त्वरण। तो द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल होगा भार। और यहाँ द्रव्यमान के लिए हम लोग m से लिखते हैं, बड़ा M से लिखें या छोटा m से लिखें। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए दूसरा, द्रव्यमान में चलते हैं दूसरा नंबर कि इसका एसआई मात्रक किलोग्राम है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम, जबकि भार का एसआई मात्रक न्यूटन है। भार को हम लोग न्यूटन मापेंगे, क्यों? क्योंकि भार एक प्रकार का बल है, तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन, तो भार का भी एसआई मात्रक न्यूटन हो जाएगा। पूछता है कि भार का मात्रक है किलोग्राम, न्यूटन, जूल, तो हो जाएगा न्यूटन। तीसरा नंबर, द्रव्यमान में तीसरा देखते हैं कि यह एक अदिश राशि है। अदिश को कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। और भार एक सदिश राशि है। सदिश को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, जिसका परिमाण और दिशा निश्चित हो कहलाता है वेक्टर। तो भार क्या है, तो एक सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए 3 नंबर हो गया। 4 नंबर में है कि इसका मान सभी जगह नियत रहता है। सभी जगह नियत रहता है। नियत यानी फिक्स। चंद्रमा पर किसी वस्तु का जितना द्रव्यमान होगा उतना ही पृथ्वी पर भी होगा ना। मान ली कि 80 किलोग्राम की कोई वस्तु है, पृथ्वी पर उसका माप लिए 80 किलोग्राम, तो चंद्रमा पर भी वो 80 किलोग्राम का ही होगा। इसके द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन भार स्थान के अनुसार बदलता है। मान ली कि कोई वस्तु का भार यहाँ 60 न्यूटन है, तो वहाँ हो जाएगा 10 न्यूटन। चंद्रमा पर पृथ्वी के सापेक्ष 1/6 भाग भार होता है। लेकिन अगर हम कहें कि किसी वस्तु का भार, किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 केजी है पृथ्वी पर, तो चंद्रमा पर कितना, तो चंद्रमा पर भी 60 केजी होगा। ध्यान रखना है कि अगर भार रहेगा तो भार रहता है न्यूटन में, भार अगर है तब हो जाएगा चंद्रमा पर 1/6। लेकिन द्रव्यमान जब रहेगा तो द्रव्यमान जितना पृथ्वी पर वस्तु का, उतना ही द्रव्यमान चंद्रमा पर रहेगा। तो द्रव्यमान फिक्स रहता है, लेकिन भार स्थान के अनुसार चेंज करेगा। जैसे ध्रुवों पर भार अधिकतम होता है, क्यों? क्योंकि भार डिपेंड करता है जी पर, और ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम, अतः भार हो जाएगा अधिकतम। पृथ्वी के केंद्र में जी का मान 0 होता है, अतः वहाँ भार क्या हो जाएगा, 0। चूँकि W जो भी मास है, जी 0 आएगा तो 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। यानी पृथ्वी के केंद्र में भार, किसी वस्तु का भार कितना, 0 होगा। तो क्या आप देखें कि भार स्थान के अनुसार बदलता है। क्यों बदलता है? क्योंकि भार जी पर डिपेंड है, और जी सभी जगह भिन्न भिन्न होता है, इसलिए भार परिवर्तित होगा। 4 पॉइंट देखें। अब 5वां नंबर में है कि इसे साधारण तुला से मापा जाता है। साधारण तराजू से मापते हैं किसको, द्रव्यमान को। लेकिन भार को हम लोग मापते हैं कमानीदार तुला से। कमानीदार तुला को कहते हैं इंग्लिश में स्प्रिंग बैलेंस। इस तरह का तुला होता है स्प्रिंग वाला, और यहाँ वस्तु को लटका देते हैं। ये मेजर करता है किसका, भार का। कि W मास और G गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि W बराबर mg का मान हम लोग किसे लेंगे, कमानीदार तुला से लेंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भार को किससे मापते हैं या द्रव्यमान को किससे मापते हैं।
तो इस प्रकार से द्रव्यमान और भार में हम लोग अंतर देखें। और अब देखते हैं हम लोग पलायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी। अब पलायन वेग के बारे में देखेंगे कि पलायन वेग क्या है। पलायन वेग का मतलब होता है कि किसी वस्तु को कम से कम इतना वेग से फेंकें कि वह पुनः वापस नहीं लौटे। मान लीजिए कोई वस्तु है, इतना वेग से इसे फेंके कि पुनः वापस नहीं लौटे, तब इसके वेग का नाम हो गया पलायन वेग। तो पलायन वेग का लिखे हैं कि वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को फेंका जाए तो वह वस्तु पुनः वापस नहीं लौटे, तो इसी वेग को हम कहेंगे पलायन वेग। पलायन वेग के लिए एक सूत्र देखते हैं। पलायन वेग का होता है v बराबर √2gr। डायरेक्ट सूत्र ही पूछता है कि पलायन वेग का सूत्र क्या है, तो v बराबर होता है √2gr, जहाँ v का माने एस्केप वेलोसिटी यानी पलायन वेग, g हो गया गुरुत्वीय त्वरण, r हो गया त्रिज्या। पृथ्वी पर पलायन वेग देखेंगे तो पृथ्वी की त्रिज्या, चंद्रमा पर पलायन वेग देखना होगा तो चंद्रमा की त्रिज्या हो जाएगा। m है द्रव्यमान, जैसे पृथ्वी पर पलायन वेग दिखाना होगा तो m पृथ्वी का मास लेंगे, चंद्रमा पर पलायन वेग दिखाना होगा तो चंद्रमा का यहाँ मास लेंगे। तो एक कॉमन सूत्र हो गया किसके लिए, पलायन वेग के लिए, v बराबर √2gr। इसी को हम अगर तोड़ते हैं तो या v बराबर 2 का 2 रह जाएगा और g बराबर होता है gm/r²। g बराबर क्या होता है gm अब बटे r²। तो r² ये r कट जाएगा तो क्या बचेगा, केवल r। तो v बराबर हो जाएगा √2gmr। तो इसका मतलब ये हुआ कि पलायन वेग वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं है। पलायन वेग वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। पूछ देगा कि पलायन वेग किस पर निर्भर नहीं है ना, पृथ्वी की त्रिज्या पर, गुरुत्वीय त्वरण पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, तो वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं है। em किसका है, तो पृथ्वी पर लेते तो पृथ्वी का मास है। चंद्रमा पर अगर हम पलायन वेग देखेंगे तो चंद्रमा का ही मास है। इसलिए ये याद रखेंगे हम लोग कि पलायन वेग वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं है। अब देखिए कि पृथ्वी पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पूछता है कि पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब आप क्या समझे कि किसी वस्तु को 1 सेकेंड में अगर 11.2 किलोमीटर फेंकते हैं तो वह वस्तु पुनः वापस नहीं लौटेगा। और ये कहाँ से आता है, तो इस सूत्र पर बैठा लेते हैं। v बराबर है ना √2gr, तो 2 और g का मान 9.8 और r है 6400 किलोमीटर, उसको हम लोग मीटर में बदल देंगे तो आता है काट करके 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब चंद्रमा पर पलायन वेग तो 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। सूर्य पर पलायन वेग का मान 42 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से पलायन वेग का मान हर एक ग्रह पर अलग अलग देख रहे थे। तो चंद्रमा पर पलायन वेग का मान सबसे कम है, अतः वहाँ वायुमंडल ठहर नहीं पाता है। जहाँ पलायन वेग कम रहेगा तो वायुमंडल टिक नहीं पाएगा। तो पूछता है कभी कि चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं टिकता है, तो क्या हम लोग का आंसर हो जाएगा कि चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कम है, अतः वहाँ वायुमंडल नहीं ठहर पाता है। पलायन वेग वहाँ कम क्यों है, क्योंकि चंद्रमा का मास कम है। चंद्रमा का मास कम रहेगा तो पलायन वेग कम हो जाएगा, और पलायन वेग कम होगा तो वहाँ वायुमंडल ठहर नहीं पाएगा। तो इस तरह से अभी हम लोग देखें क्या पलायन वेग। पलायन वेग से अच्छा क्वेश्चन उठ सकता है पहले कि ये सूत्र पूछता है पलायन वेग पृथ्वी पर कितना होता है, चंद्रमा पर कितना होता है, इस तरह से देता है। तो चंद्रमा का मास, पृथ्वी का मास, सूर्य का मास, ये तीनों मास पूछता है तो हम तीनों मास से भी लिखा देते हैं। अब देखते हैं कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान है 5.98 × 10⁻24 kg, या आप लिख सकते हैं 6 × 10⁻24 kg भी लिख सकते हैं। चंद्रमा का द्रव्यमान 7.34 × 10⁻22 kg, सूर्य का द्रव्यमान 1.99 × 10⁻30 kg। ये इम्पोर्टेंट था द्रव्यमान, जो कि कहीं पूछ देता है या कहीं यूज में हम लोग लाते हैं जब न्यूमेरिकल वगैरह बनाएंगे। अगला है कि चंद्रमा के सापेक्ष पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग 81 गुना अधिक है। जैसे चंद्रमा का जितना द्रव्यमान है उससे 81 गुना ज़्यादा द्रव्यमान है किसका,
पृथ्वी का, ये दोनों का हम तुलना करेंगे तो लगभग 81 पॉइंट कुछ आता है। तो अगर पूछेगा क्वेश्चन इस तरह से कि चंद्रमा के सापेक्ष पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, तो चंद्रमा के सापेक्ष पृथ्वी का द्रव्यमान 81 गुना अधिक है। पृथ्वी के सापेक्ष चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार 1/6, इसका मतलब कि अगर मान लें कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, 1/6 गुना हो जाएगा 60, यानी 10 × 60 10, तो 10 न्यूटन हो जाएगा। तो पृथ्वी के सापेक्ष चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार हो जाएगा 1/6 भाग। अब ये देखते हैं कि किसी वस्तु को जब हम ऊपर से नीचे गिराते हैं या किसी वस्तु को हम लोग नीचे से ऊपर फेंकेंगे तब उसके लिए कुछ सूत्र होगा। इसी सूत्र पर कुछ न्यूमेरिकल रहता है, जो न्यूमेरिकल भी हम आगे करवाएंगे। चैप्टर ये पूरा होने लगेगा तो चैप्टर के अंत में कुछ न्यूमेरिकल भी हम करवाएंगे। तो न्यूमेरिकल के लिए अब देखिए, किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराने में, ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं, तब v बराबर होता है u प्लस जी टी। यहाँ हो गया प्लस में, जब ऊपर से नीचे कोई वस्तु गिरता है तो प्लस में देते हैं, और नीचे से कोई वस्तु को हम ऊपर फेंकेंगे तो वहाँ पर g माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा प्लस, जब ऊपर से नीचे गिराएंगे तो v बराबर u प्लस जी टी, जहाँ v को कहेंगे अंतिम वेग, u हो गया प्रारंभिक वेग, g गुरुत्वीय त्वरण और t समय। दूसरा सूत्र है h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जहाँ h हम ऊंचाई को सूचित करते हैं तो h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और तीसरा है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो इस सूत्र का हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल बनाने में। अब है किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराए, अब नीचे से ऊपर जब फेंकते हैं तो उसके लिए भी सूत्र देख लें। ये हम लोग देखें कि कोई वस्तु को जब ऊपर से नीचे गिराते हैं तब उसके लिए कौन कौन सा सूत्र है, इस पर न्यूमेरिकल रहता है। अब है कि किसी वस्तु को हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, तो नीचे से ऊपर जब फेंकेंगे तो g निगेटिव में रहेगा, जिसे v बराबर u माइनस जी टी, h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये इम्पोर्टेंट सूत्र था जिस पर हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं, न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज़रूरी है, और 1-2 न्यूमेरिकल परीक्षा में पूछ देता है। और जितना टफ क्वेश्चन को हम लोग पकड़ेंगे उतना ही ज़्यादा हम लोग को नॉर्मलाइज में नंबर आएगा, नॉर्मलाइजेशन में नंबर अच्छा बढ़ेगा, जिससे सिलेक्शन आसान होगा। तो ये हम देख रहे थे किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकने में क्या होता है, सूत्र कौन कौन सा सूत्र लगेगा, ऊपर से कोई वस्तु को नीचे गिराते हैं तो उसमें कौन कौन सूत्र का यूज होगा। और अब इसी चैप्टर में हम लोग देखेंगे ग्रह संबंधी गति का नियम, जो कि केपलर ने दिया। अब ग्रह संबंधी गति का नियम देखते हैं। तो ग्रह संबंधी गति का नियम केपलर ने दिया था, यानी कि ग्रह सूर्य के चारों ओर किस तरह से घूमता है, इसके लिए केपलर ने नियम दिया ना, जिसको कहते हैं ग्रह संबंधी केपलर का नियम। इन्होंने 3 नियम दिया, तो एक एक करके देखेंगे। पहला एक कि सभी ग्रह, पहला नियम में कहा गया कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में गति करता है। दीर्घवृत्ताकार कहते हैं इलिप्टिकल पाथ, माने अंडाकार पथ। तो सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं वृत्ताकार पथ में, दीर्घवृत्ताकार पथ में। तो क्या होगा, दीर्घवृत्ताकार पथ में ना। दीर्घवृत्ताकार कैसा होता है, अंडाकार होता है, पहला नियम। दूसरा कहा गया कि किसी ग्रह का क्षेत्रीय वेग समान होता है या नियत होता है। क्षेत्रीय वेग का मतलब ऐसे समझिए कि मान लेते हैं कि यहाँ 1 वर्ग मीटर है, तो 1 वर्ग मीटर को तय करने में अगर हमको 10 मिनट का समय लगता है यहाँ, तो कहीं भी ग्रह रहेगा सूर्य के चारों ओर तो 1 वर्ग मीटर में उतना ही समय लगेगा। तो यहाँ 1 वर्ग मीटर में मान लीजिए 10 मिनट का समय लगा, तो 10 मिनट यहाँ भी लगेगा, और दूरी कितना, 1 वर्ग मीटर ले रहे हैं। अब थोड़ा ध्यान देंगे कि यहाँ से यहाँ तक आने में 10 मिनट लगा, तो यहाँ से यहाँ आने में क्षेत्रीय हम वेग न दिखा रहे हैं, बल्कि वेग दिखा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ आने में 10 मिनट का समय लगेगा। तो 10 मिनट में यहाँ से यहाँ तक दूरी तय किया, इतना दूरी तय किया। अब 10 मिनट में दूरी तय करेगा यहाँ से यहाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्रह सूर्य के निकट है उसका वेग अधिक होगा। जैसे मान लीजिए 1 वर्ग मीटर यहाँ लिए,
यहाँ 1 वर्ग मीटर लेने के लिए क्या करेंगे, ये एरिया बढ़ाना होगा, चूँकि ये एरिया कम है तो ये एरिया बढ़ाना पड़ेगा, ये दूरी बढ़ाना पड़ेगा। ये दूरी बढ़ेगा ना, तो लिए हैं कांस्टेंट क्षेत्र, लेकिन यहाँ से यहाँ आने में 10 मिनट, यहाँ से आने में 10 मिनट, तो इसका मतलब कि 10 मिनट में ज़्यादा दूरी तय किया, किसके अपेक्षा, यहाँ के अपेक्षा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रह सूर्य के निकट होगा उसका वेग अधिक होगा। पूछ देता है कि जो ग्रह सूर्य के निकट है उसका वेग कम होता है, ज़्यादा होता है, सब जगह समान होता है, तो वेग उसका ज़्यादा होगा। लेकिन क्षेत्रीय वेग अगर कहेगा तो किसी भी ग्रह का क्षेत्रीय वेग समान होगा। क्या नंबर दूसरा नियम हो गया। और तीसरा नियम देखेंगे, तो तीसरा नियम केपलर का ग्रह संबंधी तीसरा नियम क्या है कि किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य से उस ग्रह के बीच की दूरी के घन के समानुपाती होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य से जितना दूर ग्रह होगा उसका परिक्रमण काल उतना ही ज़्यादा होगा, जो ग्रह सूर्य के निकट होगा उसका परिक्रमण काल कम होगा। तो इसके लिए सूत्र देखेंगे कि T² प्रोपोर्शनल RQ, जहाँ T को कहेंगे परिक्रमण काल और R को कहेंगे सूर्य से ग्रह के बीच की दूरी। या लिख सकते हैं T प्रोपोर्शनल R के पावर 3/2। तो ये मतलब सूत्र पूछता है कि केपलर के ग्रह संबंधी तीसरा नियम है T प्रोपोर्शनल R, T² प्रोपोर्शनल R, T² प्रोपोर्शनल RQ, तो T² प्रोपोर्शनल RQ। ये क्वेश्चन यहाँ से भी अच्छा पूछता है। तो जो ग्रह सूर्य से दूर होता है उसका परिक्रमण काल अधिक और जो निकट में है उसका परिक्रमण काल कम। जैसे देखेंगे कि बुध सूर्य के निकट में है तो इसका परिक्रमण काल 88 दिन होता है, जबकि नेपच्यून दूर में है तो उसका परिक्रमण काल है 165 वर्ष। तो ग्रह के बारे में ऐसे जान लीजिए कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला पिंड कहलाता है ग्रह। सूर्य के चारों चक्कर लगाने वाला पिंड क्या होता है, ग्रह। और कभी कभी सूर्य से दूरी के अनुसार पूछता है कि सूर्य से दूरी के अनुसार पांचवा ग्रह कौन है, छठा ग्रह कौन है। तो एक लाइन हम पहले बतला दें। तो ग्रह के बारे में हम लोग क्या कहेंगे कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड को ग्रह कहते हैं। तो ग्रह की संख्या 8 है। तो सूर्य से दूरी के अनुसार अगर ग्रह देखा जाए ना, तो सूर्य से पूछ देता है कभी कि सूर्य से दूरी के अनुसार पांचवा ग्रह कौन है, चौथा ग्रह कौन है ना, तो वहाँ पर याद रखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए एगो ट्रिक याद रखते हैं, एम भेम जसुन। ट्रिक क्या है, एम भेम जसुन। सूर्य है तो सूर्य के निकट में हो गया एम माने मरकरी, मरकरी से याद रखेंगे ना, बुध से। तो सूर्य के निकट में कौन है, एम माने मरकरी यानी बुध, पहला नंबर। दूसरा नंबर का ग्रह हो गया भी यानी वीनस, शुक्र। तीसरा हो गया अर्थ, कह देता है कि सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह कौन है, तो कौन पड़ा, पृथ्वी। तो ई से हो गया अर्थ। उसके बाद चौथा हो जाएगा मार्स यानी मंगल। उसके बाद जुपिटर यानी बृहस्पति, और उसके बाद सैटर्न यानी शनि, उसके बाद यूरेनस और लास्ट में नेपच्यून। तो याद रखते हैं एम भेम जसुन, एम भेम जसुन ना। तो इस पर क्या होगा, हम लोग को क्रम याद रहेगा। तो ये देख रहे थे हम लोग ग्रह क्या है, ग्रह संबंधी गति का नियम क्या है, ग्रह संबंधी गति का नियम किसने दिया, कितना नियम दिया गया, इसके बारे में हम पूरी जानकारी लिए। और आगे हम जो सूत्र लिखे हैं उस पर न्यूमेरिकल दिखाएंगे कि कैसे न्यूमेरिकल पूछता है ना। उपग्रह क्या है, उपग्रह के बारे में थोड़ी हम लोग जानकारी लेंगे। उससे क्वेश्चन पूछता है कि भू-स्थिर उपग्रह कितना ऊंचाई पर छोड़ा जाता है, कहाँ से छोड़ा जाता है ना, यहाँ से वही क्वेश्चन उठता है। तो एक क्लास और हम इस पर देंगे गुरुत्वाकर्षण का। गहराई में पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन अब पूछता है गहराई से ना, मान ली कि उठाते हैं गुरुत्वाकर्षण 10 मिनट में बोल के रख देते हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं होता, किसी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। क्योंकि अब जो क्वेश्चन उठा रहा है वो कंसेप्चुअल उठाता है ना। अब उस तरह का जो बुझौनिया टाइप का आता है, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, अब छोटा ग्रह बड़ा ग्रह अब नहीं पूछता है, बल्कि अब उसका कई केमिकल संगठन कहीं पूछ देता है ना, या अंदर से कई, मान लें कि लाल ग्रह किसको कहते हैं,
तो लाल ग्रह होने का कारण क्या है इत्यादि। मैंने कहने का मतलब क्या कि क्वेश्चन जो भी है पूछा जाएगा वो गहराई से पूछा जाएगा, इसलिए पूरा हम लोग डिटेल में स्टडी करते जाएं और इसी से जो क्वेश्चन निकलेगा वो हमारे लिए लाभदायक होगा। तैयारी हम लोग मिलजुल करके करते रहें। परीक्षा का समय निकट आ गया है ना, तो उस समय तक हम लोग टेस्ट और चैप्टर से कंप्लीट हो जाएं। टेस्ट भी 8 हो चुका है, शनिवार रविवार को टेस्ट देते जा रहे हैं, उस टेस्ट क्वेश्चन भी हमेशा देखते जाना है, क्लास भी देखते जाना है। जैसे बायोलॉजी में सेल टिश्यू सब पढ़े उसको हम लोग देखते जाएंगे। फीस में करंट पढ़े हैं, करंट से और भी चीज़ें बतलाएंगे। ये गुरुत्वाकर्षण भी पढ़े, केमिस्ट्री से एसिड बेस साल्ट पढ़े, तो इसको एक निश्चित क्रम में हम लोग अध्ययन करते जाएंगे जिसका हमको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने के लिए हम लोग मेहनत करते रहें और फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में।